से। नमस्ते शंकर जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और बहुत ही अच्छे मूड और माहौल में आज हम लोग फेस्टिवल सीजन में आपका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा आप रुझान आते हुए देख रहे हैं दूसरी तिमाही के नतीजों का, और जो डेली अपडेट्स कंपनीज देती हुई दिख रही हैं, उम्मीद ये की जाती है कि ये तेजी बढ़ती हुई दिखेगी। आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरी राय तो ये आपको समझ ही आ रहा होगा, जहां मैं बैठा हूं उस तरह से आप देखो क्या आलीशान जगह है, देख रहे हैं? हाँ जी हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप कहाँ तशरीफ बैठे हुए हैं? फिलहाल मैं दुबई में हूँ। क्या बात है, क्या एक लंच की मीटिंग है जी जी। और मैं उस मीटिंग से निकल के मैंने वायदा किया था कि मैं जी बिल्कुल जी करूंगा, जी तो जी इसलिए मैं आया हूँ। हाँ, आपका इसीलिए कैमरा शुक्रिया। का एंगल उतना अच्छा नहीं होगा जो नॉर्मल होगा, लेकिन जगह आलीशान है, मार्केट भी आलीशान है। क्या इन बात शॉर्ट है। जी जी। तो तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। जी शंकर जी, कौन सी ऐसी 3 या 4 सेक्टर्स आपको चलते हुए दिखते हैं? हम लोग कोई भी इंडेक्स उठाएं, ऑटो के अलावा आप वहां पर बहुत शानदार मोमेंटम देख रहे हैं, रिकॉर्ड हाइज देख रहे हैं। क्या ये बाजार बिल्कुल अब मोमेंटम ट्रेड में तब्दील हो चुका है, या यहां पर अभी भी हमें अर्निंग्स पर ध्यान देना है? देखिए, मार्केट जिस भी फेज में हो, हमें अपने डिसिप्लिन को, अपने कायदों को, अपने मापदंडों को कभी रिलैक्स नहीं करना चाहिए। बिकॉज गलतियां तभी होती हैं जब हम उस बहाव में आ जाते हैं और कहते हैं कि वो सारी चीजों को भूल जाओ और एक सिर्फ मोमेंटम में ही कन्वर्ट कर दो सारी चीज को। वो मैं कभी भी किसी भी निवेशक को ये राय नहीं दूंगा। इसलिए कि क्रिकेट में अगर पिच आसान हो गया हो, बॉलर थक गया हो, गेंद ओल्ड हो गया हो, इसका मत और रन आसानी से बन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टेक्निक को आप भूल जाओ और आप रिस्की खेलना स्टार्ट कर दो, आप स्ट्रेट बैट छोड़ दो। मतलब वो सब चीजों को छोड़ोगे तो ये आसान पिच में भी आप आउट हो सकते हो। तो अभी मार्केट का पिच जो एटलीस्ट इंडिया का है वो काफी आसान है, लेकिन इस पिच में हम गलती करके आउट नहीं होना चाहते हैं। सो इसलिए रिस्क को आप कंट्रोल करें, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करें, लेकिन उस कंट्रोल के बावजूद ये नहीं है कि आपको पैसे कम बनेंगे। पैसे उतने ही बनेंगे, लेकिन ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट के साथ बनेंगे, ज्यादा पीस ऑफ माइंड से बनेंगे। जहां तक ये भाई सेक्टर्स की, ऑटो और बैंक्स बाय एंड लार्ज काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। एटलीस्ट जो बिग बैंक्स हैं, अगर आप मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देख लीजिए, उनमें कोई खास पिछले साल 1.5 साल से कोई खास अपवर्ड गति नहीं नजर आई है। वो सेक्टर, मेरा ये मानना था कि वो सेक्टर यस्टरडे सेक्टर है। वो जब मार्केट में ओवरऑल ग्रोथ नहीं था तो उन बैंकों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन जब मार्केट में ओवरऑल ग्रोथ आ गया है, अर्निंग्स मोमेंटम आ गया हो, तो फिर उन पुराने घोड़ों से हमें शिफ्ट करके नए घोड़ों में जाना चाहिए। तो जैसे PVR हो गया, जैसे आइनॉक्स हो गया, JSW एनर्जी हो गया, हम लोगों ने इन सब शेयरों में निवेश किया और बहुत ही अच्छा। DLF हो गया, हम लोगों ने इन सब शेयरों को लास्ट 3-4 महीने में खरीदा अगेंस्ट मार्केट ट्रेंड। और अब वो देखो तो वो शेयर सब 20, 30, 40, 50, 70% अप हो गए। और फार्मा के शेयर उतने नहीं चले। तो आपको मार्केट में थोड़ी रोटेशनल ट्रेड पे ध्यान देना चाहिए, और रोटेशन ने यही बताया कि DLF या रियल एस्टेट, आइनॉक्स, PVR, ये जो सारी मर चुकी थी, रियल एस्टेट मर चुका था, अब उसको तो एक ही जगह जाना था, वो है अप। तो उस तरह की रणनीति को हमने अपनाया, और मैं यही सुझाव दूंगा कि थोड़ी रोटेशनल ट्रेड को इन्वेस्टर्स ध्यान में दें, रादर दैन की जो लीवर और जो HDFC बैंक जो पिछले 5 साल से चला हो, उन्हीं पर सिर्फ हम सारी पोर्टफोलियो को आधारित कर दें। जी हम शंकर जी, एग्जैक्टली मैं थोड़ा रिस्क की बातें करता। रिस्क को लेकर आपने अलर्ट किया है, लेकिन शायद जब आपने पहले स्टॉक का जिक्र किया PVR आइनॉक्स का, तो मैंने अपने प्रश्न को थोड़ा डाइवर्ट कर लिया। सर, अपॉर्चुनिटी आपको और कहाँ कहाँ नजर आ रही है? आप देखिए DLF गोदरेज प्रॉपर्टीज में क्या सब्सटेंशियल मूव था, आपने PVR का जिक्र किया, आइनॉक्स का जिक्र किया, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको और कहाँ नजर आ रही है? क्या एविएशन पे, ओपनिंग अप थीम पे, जहाँ पे एक बार फिर से लोगों का जमावड़ा है, उस पर फोकस करें क्या? तो जैसे IRCTC हम लोगों ने लिया हुआ है, वो तो अभी नहीं लिया, काफी मेरे ख्याल से 7-8-9 महीने हो गए, वो लेके रखा है। वहां पर बहुत अच्छे गेन्स मिले हैं। तो जो ओपनिंग अप है, जो रियल इकोनॉमी है, वहां पर ऑब्वियसली जहां पर थी वो गाड़ी अटकी हुई, वहां से तो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए जो गाड़ी अटकी हुई है उन पे थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेना बेटर है, बनिस्पत कि आप उन गाड़ियों पर ही रहें जहां पर कि मोमेंटम ऑलरेडी कई बार 3-4 साल से आके हमें दे चुका है गेन। जैसे बैंक्स हुए, FMCG हुए, कंज्यूमर स्टॉक्स हुए। तो उनमें आप कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन जाओगे उन शेयरों को लेकर। उन शेयरों को लेके गरीब नहीं बनोगे, ये बात अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं बनोगे। तो हमें तो इन सब चैनल्स पे बात उन पे करनी है कि अमीर कैसे बने।
विद रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कंट्रोल। तो मुझे लगता है ये कि जो रियल इकोनॉमी। अच्छा शंकर सर, एक चीज बताइए, कंज्यूमर जहां पे अगर आप देखें बीते 6 महीने में काफी एकत्रित था, जैसे स्टेपल्स को देख लीजिए आप, एफएमसीजी को देख लीजिए आप, वहां पे काफी सब्सटेंशियल पैसा बना। 3 महीने में एचयूएल ऐसा भागा कि पूछिए मत। टाटा कंज्यूमर, आप एवेन्यू सुपरमार्ट को देखिए, क्या ये भी वेल्थ क्रिएटर के तौर पे काम करेंगे अगले साल, 2 साल, 2.5 साल के अवधि में? देखिए साहब, आईटीसी भी भागा है ना सर, 200 वाली चीज आज 240 हो गई। तो अब मैं ये देखता हूं कि 20% इस बुल मार्केट में कमा के मैं खुश रहूं या 200% के खुश रहूं, 100% नहीं है साहब। मजा है अल्टीमेटली 100% कमाया, 200% कमाया, 400% कमाया। सो देयरफॉर वो हिंदुस्तान लीवर में नजर नहीं आता मुझे फॉर श्योर। तो वो 2200 का 2700 हो गया, हम लोग सब लोग गरबा कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं, लेकिन सर उसके सामने तो कई कई चीजें 3-3 गुना हो गई ना साहब। तो जैसा मैंने कहा, इनमें आप गरीब नहीं हो जाओगे लेकिन बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं बन जाओगे, और एटलीस्ट फास्ट तो नहीं बनोगे। तो जो शेयरों का जिक्र मैंने इसके पहले किया, उनमें कम से कम इतना मोमेंटम है, फंडामेंटल्स हैं कि आपको फार अहेड ऑफ मार्केट रिटर्न्स वो दे सकते हैं। तो शंकर जी, यहाँ से ज़्यादा अमीर बनने के लिए कौन कौन से सेक्टर्स पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? आप एक लॉन्ग ओनली बहुत ही जाना माना आजकल पीएमएस चलाते हैं, क्या आपका रुझान मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे ही है? वहां पर भी अगर आप देखें तो दोनों इंडिसेस रिकॉर्ड हाइस पर हैं। तो देखिए साहब, मिड कैप स्मॉल कैप काफी जब रिटर्न देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, जब लेके जाते हैं तो भी वो बिल्कुल उसी तरह लेके जाते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि अपनी टेक्निक को आप लूज ना कर दें कि बिल्कुल ही मैं लूज शॉट्स खेल रहा हूँ, रिस्की शॉट्स खेल रहा हूँ। लार्ज कैप्स में भी अच्छे अच्छे शेयर हैं आपके, जैसे आईटी पैक है, सम ऑफ द फार्मा पैक, इवन लार्ज टू लेट्स से मिड टू लार्ज जो है एरियाज एपीआई के हैं, वो सब में है अभी भी। लेकिन स्मॉल में भी कई शेयर निकल के आए हैं जिन्होंने टर्न अराउंड किया है, जिनमें अर्निंग्स के नंबर्स अच्छे आए हो, और उस तरह के शेयरों में भी आपको कम से कम 20-30% रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेफ्टी में ही रह गए और थोड़ा भी रिस्क नहीं उठाया। तो इन्वेस्टिंग को मैं एक ऑयल ड्रिलिंग की तरह मानता हूं कि आपने 10-20 वेल ड्रिल किए, हो सकता है उसमें से 4-5 वेल में कुछ ना मिले, 2-3 वेल में जितना सोचा था उतना उससे कम मिले, लेकिन 2-3-4 वेल में आपको इतना मिल जाएगा जो आपने कभी भी अनुमान नहीं किया था। इन्वेस्टिंग इन नथिंग बट ऑयल ड्रिलिंग बिजनेस। आप 2 लेके कहोगे कि उसी में सारा कुछ मिल जाएगा, हो सकता है मिले, हो सकता है सारा का सारा जीरो भी हो जाए। तो इसलिए ऑयल ड्रिलिंग के हिसाब से 10-15 होल्स ड्रिलिंग करना स्टार्ट करो, 20 करो। उसमें से भगवान की दया रही, थोड़ा रिसर्च रहा, तो 2-3 तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, जो 200, 400, 500% अगले साल भर में मिलके आपको कम से कम जहां बैठे हो जिस घर में, उससे बेटर घर में पहुंचा देंगे। बात है, और इस बात से आप समझिए शंकर साहब का जो पोर्टफोलियो है रियल एस्टेट की तरफ, वो आपको और बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। शंकर जी, हम लोगों ने बहुत ही ताबड़तोड़ रैली मिड कैप आईटी में देखी है, और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2.5, 3, 4 गुना बढ़ चुके हैं। क्या बहुत हुआ, या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा ग्लोबल ट्रेंड है जो इन स्टॉक्स को यहाँ से भी और ऊंची लहर में उठाता हुआ दिख सकता है? नहीं, मुझे तो लगता है ये रैली बहुत स्ट्रांग है मिड कैप आईटी की। हमारे पास काफी एक्सपोजर भी है, और कंपनीज के फंडामेंटल्स, बिजनेस ग्रोथ, इट इज अनबिलीवेबल। इट इज रियली प्रॉब्ली द बेस्ट पीरियड दे हैव हैड आफ्टर आई थिंक द लेट 90s। तो इस पीरियड में इनको ये कह देना कि बहुत चल गए, इसके चलते बेच देना चाहिए, ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा अक्लमंदी की बात नहीं होगी। शेयर कई बार 5 गुना होते हैं, वहां से भी फिर 5 गुना हो जाते हैं, फिर वहां से भी 5 गुना हो जाते हैं। तो 100 बैगर इस तरह से ही होते हैं ना साहब। तो आपको कई कई शेयर है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है, कई शेयर नहीं भी हैं, लेकिन मिड कैप आईटी पैक एक स्ट्रांग मोमेंटम में है, और उनमें तो बिल्कुल ही आपको एक्सपोजर रखना ही चाहिए। आई वुड से कि 15 से 20% तो एक्सपोजर मिड कैप आईटी में बनता है। अच्छी एंट्री और एक अच्छा एग्जिट हमेशा बहुत जरूरी होता है, और स्पेशली मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको सर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1 अप्रैल 2020 को इसका स्तर था करीब करीब 1500, और सितंबर के अंत तक आते आते ये 6000 पे खड़ा था। आप इतना पैसा अगर बना के बैठे होते और इतने मल्टीफोल्ड स्विंग के बाद लगभग 17 महीने में, तो आप एग्जिट करते या फिर अभी भी होल्ड करते? मेटल्स पे आपका टेक क्या है सर? नहीं, हमने तो कर भी दिया एग्जिट साहब। हमने तो 2 महीने पहले मैंने ट्वीट भी किया था, करने के बाद किया, ऑब्वियसली करने के पहले नहीं कर सकते।
करने के बाद क्या कि हमने पूरा एग्जिट नहीं किया लेकिन काफी हद तक एग्जिट किया, बिकॉज हमने वही अप्रैल में लास्ट ईयर 2020 में लिया था और वहां से 3-3 गुना हो गए शेयर सब। तो और कई चीजें नजर आ रही थी, जब एक्सेसिव बुलिशनेस हो जाए मेटल्स में, स्टील में, अर्निंग्स रिकॉर्ड हो जाए, मार्जिन रिकॉर्ड हो जाए, तो उस टाइम वो टाइम होता है बेचने का, वो टाइम लेने का नहीं होता है। तो इन सब शेयरों को हम लोग हाई पी पे लेते हैं और लो पी पे बेच देते हैं, जो बिल्कुल विपरीत है नॉर्मल कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग के लॉजिक पर। तो जब ये लो पी पे आ गए सब 5-7 टाइम 8 टाइम पे आर्सेलरमित्तल और ये सारी कंपनियां, तो हमने वहां पर पैसे ले लिए टेबल से कि कहा कि अभी फिलहाल के लिए तो बहुत हो गया, थोड़ा बहुत रखा है लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से तो एटलीस्ट जो बिग मूव था वो मिल गया इनमें। शंकर जी, आपसे आखिरी प्रश्न मैं ये जानना चाह रहा था कि पेशानी पे कोई दरार या कोई ऐसे बल पड़ रहे हों कि भारतीय बाजार ये जो गोल्डीलॉक्स मूव देख रहे हैं ये अगले 6 महीने में खत्म होता हुआ दिखे, या फिर हम उसी तरीके की तेजी में हैं जो हम लोगों ने 2002 से 2006 या 7 तक देखी थी? हम उसी तरह की तेजी में हैं। होता है क्या है साहब कि हमारी लेक ऑफ रिटर्न्स थ्योरी है, वो बड़ी पावरफुल थ्योरी है, और ये थ्योरी जब मैंने बनाई थी लेट 90s अर्ली 2000s में, तब लगा था जैसे कि यूरेका मोमेंट था मेरे लिए। वो उस चीज से मैं मार्केट को देखता हूँ, उस लेंस से देखता हूँ। और लेक ऑफ रिटर्न्स ये कहता है कि अगर आपके पिछले कुछ वर्षों के रिटर्न बहुत पुअर हुए हों, इसका मतलब कि लेक में पानी बिल्कुल सूख गया हो, तो वहां से लेक जब फिलअप करने लगेगा, मान लीजिए 1 फुट का पानी 2 फुट हो जाता तो हमें लगता है डबल हो गया पानी, लेकिन लेक की कैपेसिटी 10 फुट की है। तो अभी हम 1 फुट से 2 फुट पे पहुंचे हैं साहब। लेक की कैपेसिटी अभी यहां से भी 10 फुट है या 8 फुट है, लेकिन डेफिनेटली 2 फुट नहीं है। इसीलिए हमें ये चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 5-7-8 साल से काफी पुअर रिटर्न्स रहे इंडियन मार्केट के। वो लेक बहुत सूखा था, अब वो लेक भरने लगा है, लेकिन वो इतना नहीं भर गया कि अब वो ओवरफ्लो और फ्लडिंग लेवल पे हो गया, विच मीन्स अ बेयर मार्केट। अभी इसको काफी हेडरूम है इसको ऊपर जाने के लिए। बीच बीच में थोड़े बहुत वो ड्रेनेज होगा, थोड़ी बहुत नालियां भरेंगी, लेकिन उससे कोई फ्लडिंग और डेवास्टेशन नहीं होने वाला। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और लंच को जरा थोड़ा साइड में रखा। आप बहुत ही बड़े फूडी हैं ये मुझे पता है, और इंतज़ार रहेगा आपको वापस बम्बई दिल्ली में बुलाने का, और तब एक बढ़िया मील करेंगे जो हम लोगों ने एक समय पहले किया था सन मार्च 2020 में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय निकाला, और उम्मीद कीजिए कि ये तेज़ी बहुत अच्छी तरीके से बरकत लाए आपके पीएमएस पर। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपको भी।